गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। तो आज हम लोग मैथ्स में क्या पढ़ने वाले हैं पता है सबको? यस सर। पिछले क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग? रैखिक हटा दिया गया है। पिछले क्लास में हम लोग बहुत सारा बना चुके थे। और लास्ट हम लोग पढ़े थे वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि में हम सिर्फ इतना चर्चा कर पाए थे कि वज्र गुणनखंड विधि के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यही चर्चा किए हुए थे। और उसका जो है कुछ प्रॉब्लम हम लोग बनाने के लिए रह गए थे, कुछ प्रॉब्लम हम लोग नहीं बना सके थे। तो आज जो है हम लोग वज्र गुणनखंड विधि में प्रॉब्लम को कुछ बनाएंगे और उसके बाद जो है संभवतः अगला चैप्टर आपका शुरू होगा। क्लियर है? तो वज्र गुणनखंड विधि में हम बताए थे आप लोग को याद रखने का तरीका, है ना? कौन सी बताए थे? हाँ, ऊपर रोलर नहीं, अपर रोलर लोअर रोलर। अपर मतलब किस तरह से हम लोग ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना? और फिर उसके बाद फॉर्मूला बना लेते हैं, है कि ना? तो आइए हम लोग बोर्ड पर देखते हैं इसको, ठीक? एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉरी माफ करेंगे 3.5 में, एक्सरसाइज 3.5 में। तो इस प्रॉब्लम को बनाना है वज्र गुणनखंड की विधि से। और हम देखो पिछले क्लास में बताए थे कि ये a1 a2 a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये x बाय हम लोग क्या लिखते हैं, तो x का जो गुणक है उसको ढक देते हैं, यही करते हैं, x का गुणक को ढक देते हैं। फिर अपर ऊपर से नीचे b1 c2, तो b1 c2 माइनस b2 c1 इस तरह से लिख सकते हो सबको, किसी को दिक्कत नहीं है। और उसके बाद y जब लेंगे तो y वाले को कोफिशिएंट को रख देंगे। अब किधर से लेंगे हम लोग? नीचे से ऊपर, अपर रोलर लोअर, तो नीचे से ऊपर ध्यान देना है a2 c1 माइनस a1 c2 इक्वल टू 1 बाय क्या लिखते हैं हम? 1 बाय। अब फिर ऊपर से लेना है तो कांस्टेंट वाले कोफिशिएंट को रख देंगे, कांस्टेंट वाले टर्म को हम लोग ढक देंगे। और फिर ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे a1 b2 माइनस a2 b1, इसी तरह से ना। बस इस फॉर्मूला को याद रखो और इसके बाद हमारा प्रॉब्लम बन जाएगा। तो इसमें करना क्या है कि सबसे पहले देखो, ध्यान दो, जहां अकेला x है उसके साथ एक 1 समझ लो, 1 गुना x है ना? जहां भी अकेला वेरिएबल होगा उसके साथ 1 गुना वेरिएबल समझ लेते हैं। इससे क्या फायदा हुआ कि a1 का वैल्यू 1, b1 का वैल्यू -3 और c1 का वैल्यू -7, और उसके बाद a2 का वैल्यू 3, देखो देख के भी समझ सकता है बहुत आसानी से, और b2 का वैल्यू जो है -3, और ये आपका c2 का जो वैल्यू है -15। सबसे पहले हमको देखना है कि a1 बटे a2 बराबर 1/3 निकलता है, b1 बटे b2 बराबर -3 बटे -3 इक्वल टू 1 निकलता है, कोमा c1 बटे c2 बराबर -7 बटे -15 यानी 7/15 निकलता है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से a1 बाय a2 जो है नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। देखो a1 बाय a2 का वैल्यू 1/3 है और b1 बाय b2 का वैल्यू 1 है, तो ये दोनों बराबर नहीं होगा। और उसके बाद नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। क्लियर है? तो यहाँ पर जो इस समीकरण, रेखिक समीकरण युग्म का हल जो होगा कैसा होगा? अद्वितीय होगा। तो यहाँ अद्वितीय हल लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हल जो है कैसा है? अद्वितीय है, यानी कि यूनिक है।
अब हम लोग को सॉल्व करना है वज्र गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। तो वज्र गुणनखंड विधि में देखो x बटे क्या लिखते हैं, x बटे b1c2। तो b1 हमारा है -3, तो माइनस वाला टर्म रहेगा तो उसको स्मॉल ब्रैकेट में करके लिखो। b1 फिर c2 है, तो c2 हमारा -15 है, तो इस तरह से -15 है। फिर यहाँ बीच में माइनस डालते हैं, फिर b2 लिखते हैं, b2 हमारा -3 है, तो -3, और उसके बाद क्या है c2 है, तो c2 -7 है, तो -7, इस तरह से लिख दिए हम लोग। अब फिर y बटे, गलती नहीं हो रहा है रे, में कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे गलत था ना, ये हमारा C1 हो गया, ठीक ना। इतना छोटा मोटा बात कर सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो y बटे क्या लिखेंगे, A2C1, A2 देखो 3 है, C1 -7 है, तो 3 इंटू -7 हो गया। अब फिर उसके बाद A1C2 यानी कि 1 इंटू -15 हो गया, -15 है, और इसके बाद 1 बाय। अब देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, इसको ढक के इसको गुना इसको करना है, तो 1 इंटू -3 इंटू -3, तो 3 इंटू -3। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इंप्लाइज दैट लिख सकते हैं x बाय कितना हो गया, 45, माइनस माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या 45 माइनस 21 इक्वल टू y बाय, इसको क्या लिखेंगे -21 -21 प्लस 15 बराबर 1 बटे -3 और +9, यही हो जाएगा। तो यहाँ x बाय 45 में 21 माइनस करेंगे तो 2 पर 4 24, और y बटे -21 में 15 -6, और उसके बाद 1 बाय 6 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको क्या करना है कि x बराबर, अब जो है हम क्या लिखते हैं, x बटे 24 बराबर 1/6 तथा y बटे -6 बराबर 1/6, इस तरह से लिखेंगे। अब इससे x का वैल्यू तो निकाल सकते हो, तो 24 बटे कितना हो गया भाई, 24 बटे 6 हो गया, 24 निकल गया 4, और y बराबर -6 बटे 6 बराबर -1, देयरफॉर x का वैल्यू 4 हो गया और y का वैल्यू -1 हो गया। देखो यही आंसर है, बात समझ में आई। एक ही प्रॉब्लम को बढ़िया समझ गया। तो अभी तक जो है ये दोनों वर्ड जो लिखा हुआ है, एक द्विघात और एक समीकरण, पहले कभी किसी में सुना है इसको? द्विघात किस में सुना है? द्विघात बहुपद में सुना होगा, है कि नहीं? बहुपद में एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती, द्विघाती बहुपद है ना। तो बहुपद में हम लोग सुने थे द्विघात को, और समीकरण तो अभी अभी तुरंत हम लोग समाप्त किए, क्या रैखिक समीकरण। तो समीकरण को कोई परिभाषित कर सकता है, समीकरण की परिभाषा क्या होती है, कोई बता सकते हैं? है? क्या अरविंद, तुम लोग देखता ही नहीं है, क्या नहीं देखता है? वीडियो। समझ गया ना, बात यही है। कहेगा क्या ये सर लोग सरकारी टीचर लोग पढ़ाते हैं जैसे तैसे, बस प्राइवेट टीचर हमारा बहुत अच्छा पढ़ा है, उसी का हम लोग देखेंगे। कभी बताया समीकरण किसको कहते हैं? बता सकते हो? एक रिलेशन ऑफ इक्वलिटी विच इज ट्रू फॉर सम स्पेशल या पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इट्स वेरिएबल। एक समानता का नियम या कहो एक बराबर का कथन जो कि चर के खास खास मानों के लिए सत्य हो, उसे हम लोग समीकरण कहते हैं। बात समझ में आई?
समीकरण का परिभाषा लिखना चाहते हो तो लिख लो, है ना। समीकरण हम लोग किसको कहते हैं? एक समानता या बराबर का कथन, एक बराबर का कथन, बराबर का कथन जो कि इसके चर के, जो कि इसके चर के खास खास मानों के लिए ही, जो कि इसके चर के खास खास मानों के लिए ही सत्य हो, समीकरण कहलाता है। तो समीकरण से रिलेटेड है आपका आइडेंटिटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्व समीका। सर्व समीका को किस तरह से डिफाइन करेंगे? सेम डेफिनेशन यही लिखेंगे, लेकिन वहां खास खास नहीं डालकर क्या कर देंगे कि प्रत्येक मानव के लिए यह सत्य होता है, प्रत्येक मानव के लिए सत्य होता है। जरा इसको पढ़ो एक बार शुरू से। तो एक बराबर का कथन जो कि इसके चर के खास खास मानव के लिए, तो जो कि इसके चर के सभी मानव के लिए, खाली क्या जोड़ देना है उसमें? जो कि इसके चर के सभी मानव के लिए सत्य होता है, उसे हम लोग सर्व समीका कहते हैं। क्लियर है? इसको अपने से लिख सकते हो तो फटाक से लिखो। तो द्विघात समीकरण हम लोग किसको कहते हैं? कि एक समीकरण जो कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में हो, और जहां a नॉट इक्वल टू 0, a को 0 नहीं होना चाहिए। तो a b c कैसा वास्तविक संख्या हो? वास्तविक संख्या तो समझ ही रहे हो, संख्या जो कि क्या कहते हैं, रेशनल हो, परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, सबको हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्लियर है? तो इस तरह के समीकरण को हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं हम लोग? अब इसमें जो है नंदनी पूछेगी ही कि सर सिर्फ इसमें a नॉट इक्वल टू 0 लिखे हैं, b नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिखे, c नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि b 0 हो सकता है। क्यों भाई? क्योंकि b 0 भी हो सकता है। अगर b 0 हो जाता है तो ये समीकरण कैसा लगेगा देखने में? देखो, ax² तो आएगा ही, और उसके बाद b के जगह पे 0 इंटू x आ जाएगा, अब प्लस c बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो ये समीकरण देखो किस तरह का दिखने लगेगा, ax² प्लस c बराबर 0। तो क्या यह द्विघात समीकरण होगा? होगा। काहे कि इसमें b 0 हो सकता है। क्या हो सकता है? b 0 हो सकता है। खाली ई जो x² के साथ जो भी है, x² वाला टर्म हमको हमेशा दिखना चाहिए। क्लियर है? अब यदि दूसरा कंडीशन ये हो जाए कि c बराबर 0 हो जाए, इसमें c बराबर 0 हो जाए, तो c 0 होने से ax² प्लस bx तो दिखेगा नहीं, और c 0 कहने का मतलब प्लस 0 इक्वल टू 0। तो ये समीकरण कैसा हो गया? ax² प्लस bx इक्वल टू 0। तो यह भी तुम्हारा द्विघात समीकरण होगा। क्लियर है? अब इसका एक एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, और इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे कहीं द्विघात समीकरण पूरा दिया रहे 2x² प्लस 1 बराबर 0, तो ये क्या है? तुम्हारा द्विघात समीकरण है। इसमें क्या विशेषता है कि b जो है 0 है, b जो है इसमें क्या है? 0 है। अगर मान लो x² माइनस 9 इक्वल टू 0 दे दिया है, तो ये क्या है? तुम्हारा द्विघात समीकरण है। इसमें क्या हुआ? कौन चीज 0 हुआ? b 0 हुआ। b 0 के चलते x वाला टर्म इसमें नहीं आया। अब यहां पर देखो, अगर 2x² प्लस 3x बराबर 0 कर दे, तो ये द्विघात समीकरण है। इस तरह का एग्जांपल है ना। ये देखो, a के जगह पे यहाँ 2 है, अब b के जगह पे यहाँ क्या है? 3 है। अब कांस्टेंट वाला टर्म लापता हो गया, यानी कि 0 हो गया। इसके बाद अगर ऐसा रहे -x² और -3x इक्वल टू 0 है, तो इसमें भी देखो x² वाला टर्म है,
एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो क्या है भाई 1 इंटू एक्स स्क्वायर। 1 से किसी को गुना करके लिखो या किसी से गुना करके नहीं लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये भी तुम्हारा द्विघात समीकरण है। अब ऐसा भी हो सकता है एक कंडीशन कि b भी 0 हो जाए सर और c भी 0 हो जाए, तब क्या? तो देखो यहाँ पर a एक्स स्क्वायर तो बचेगा ही, है कि नहीं? b 0 के चलते यह भी 0 हो गया और c 0 के चलते यहाँ भी 0 आ गया। तो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, बोलो? हाँ है, क्योंकि द्विघात समीकरण के परिभाषा में सिर्फ यही बताया कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू हमारा 0 होना चाहिए। इसीलिए हम जो है इसको द्विघात समीकरण कहेंगे। जैसे खाली एक्स स्क्वायर बराबर 0 कर दिया है तो द्विघात समीकरण है। 4x स्क्वायर बराबर खाली 0 लिख दिया है तो द्विघात समीकरण है। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, द्विघात समीकरण पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। अब द्विघात समीकरण से रिलेटेड निश्चित रूप से, चूंकि शुरू का 30 क्वेश्चन जो है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है और इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा बन जाता है, इसीलिए तैयार रहना। इस चीज को हम ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। क्लियर है? अब देखो कि अब द्विघात समीकरण का एक दो को हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण है तुम्हारा, है कि नहीं? इसमें सब कुछ है, a b c सब कुछ है, ठीक ना? अगर इसमें कहें कि x स्क्वायर का गुणक बताइए क्या है, 2। एक्स स्क्वायर का गुणक देखो, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 2। बात समझ में आ रही है? अगर हम पूछें कि x का गुणक क्या है तो यहाँ देखो 3 है ना, 3 के पहले अगर माइनस रहेगा तो उसको भी लेके बोलना, तो ये क्या हो गया -3 हो गया। और उसके बाद इसका नियत टर्म, नियत पद क्या है भाई, कांस्टेंट टर्म जिसको कहते हैं, तो 8 है तो प्लस 8 है। क्लियर है? गुणक पता चल गया सबको? इसके बाद एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, माइनस 3x स्क्वायर अब माइनस प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक ना? इसमें अगर पूछे कि x स्क्वायर का गुणक क्या है -3, उसके बाद पूछे कि x का गुणक क्या है, गुणक 1। देख रहा है कुछ नहीं है इसके साथ, तो 1 लिखेंगे हम लोग। क्लियर है? अगर पूछे कि नियत टर्म क्या है, नियत पद, वो क्या है तुम्हारा -2। तो अब इतना ज्यादा जो हम लोग नहीं लिखेंगे, इसको खाली स्मॉल a लिखेंगे। a का मतलब हुआ कि x स्क्वायर का गुणक। इसको इतना नहीं लिखेंगे, लिखने में हाथ दर्द होगा ना, तो हाथ दर्द से बचने के लिए क्या करेंगे, इसको खाली b लिख देंगे। b कहीं लिखा हुआ रहेगा द्विघात समीकरण में तो हम समझ जाएंगे कि भाई x का गुणक है ये। इसको हम क्या लिख देंगे, c लिख देंगे। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, a लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। अब तुम लोग जो है काम करो कि इसको उतार लो। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 इक्वल टू 0 दिख रहा है बोर्ड? तो इसमें a कितना है, 2 है। b कितना है -3। c कितना है 8। ये पहला। ये दूसरा नंबर लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इसमें a कितना है 4। b इसमें कितना है, b कितना है 0। देखो इसमें किसी को डाउट है? और ये c कितना है, इसमें किसी को डाउट नहीं। उसके बाद तीसरा नंबर देखो कि -x स्क्वायर प्लस x -1 इक्वल टू 0 है। तो इसमें a कितना है -1। देखो यहाँ पर खाली माइनस बोल के चुप मत हो जाना, -1 बोलना है। अब b कितना है 1। c कितना है, चलो ठीक है। चौथा नंबर एग्जांपल देखो, ये x स्क्वायर प्लस 3 प्लस x इक्वल टू 0 है।
तो इसमें ए कितना है? 1, बी कितना है? 3, नहीं सर, हाँ सही है, सही है, बी 3 है ना? और सी कितना है? 0। कोई डाउट नहीं है? अगर मान लो कि 4x² इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण तुमको दिया गया है, तो इसमें a कितना है? 4, b कितना है? 0, c कितना है? तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक टाइप का तो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम ये बनता है, आपका दे देगा कि इस द्विघात समीकरण में b इक्वल टू कितना, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनता है कि नहीं? और उसके बाद जब दूसरे टाइप का जो प्रॉब्लम होता है ऑब्जेक्टिव पूछने का, तो इसमें इस तरह का क्वेश्चन रहता है कि पता करें कि कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है ना? कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है? संभवतः ये कौन सा एक्सरसाइज है? चौथा चैप्टर है ना? चौथा चैप्टर है। चौथा में 4.1 में सबसे पहले यही दिया है। तो इसको बनाने के लिए जानकारी होना चाहिए, क्या क्या चीज पता है? 9 क्लास में a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा तुम लोग, a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़ा, और उसके बाद हाँ a प्लस बी का होल क्यूब भी पढ़ा। उसके बाद जो है दो अगर जो लीनियर फैक्टर है तो उसको किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं वो सब पढ़ा है। तो चलो उस तरह का प्रॉब्लम हम एक दो को बनाते हैं, जिस तरह से आएगा उस तरह से हम बताते भी चले जाएंगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो उदाहरण 2 एग्जाम्पल, ये एक्सरसाइज कौन सा है भाई? 4.1 का उदाहरण 2। तो उदाहरण 2 देखो तो क्या कह रहा है, पढ़ो तो जरा सा। जांच कीजिए कि लीनियर द्विघात समीकरण है या नहीं। हाँ, तो क्या को दिया है उसमें क्वेश्चन? 4। तो दूसरा नंबर बता, कौन सा एगो बताए बोलो तो? पहला ही नंबर पढ़ो, क्योंकि सब कोई सीखेगा भी ना। तो x-2 एक बच्चा बोलेगा है ना, x-2 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x - 3। तो ये द्विघात समीकरण है ये। तो इसको क्या करना है बाबू? सॉल्व करना। क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो x-2 का होल स्क्वायर अभी तुरंत हम चर्चा किए थे, ये x² माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x - 3। उसके बाद क्या करना है इसमें? x² माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5 हो गया। इसको लेफ्ट साइड ले आओ, तो -2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यह तुम्हारा x² माइनस 4x माइनस 2x दोनों को मिला दे, है कि नहीं? -4x को किसके साथ मिलाएंगे भाई? तो दोनों देखो एक जात का है ना, है ना? यहाँ जात मत समझ लेना, क्या कहते हैं भूमिहार ब्राह्मण, ये मत समझना। कहने का मतलब कि अगर इसमें एक वेरिएबल x है तो इसके भी साथ लीनियर वेरिएबल है, तो इसीलिए दोनों एक तरह का है, इसी दोनों को हम एक साथ कर सकते हैं, है कि नहीं? तो -4x माइनस 2x मिलके -6x हो गया। अब देखो ये सब जो है कांस्टेंट टर्म है, तो 5 प्लस 3 कितना हो गया? 8 इक्वल टू 0। अब देखो तो यह द्विघात समीकरण है कि नहीं, है ना? इसी तरह का ना अभी तक एग्जाम्पल हम देते हुए आए हैं कि द्विघात समीकरण का क्या फॉर्म होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a का वैल्यू कितना है भाई? 1 है। क्या बोला? x²। a का वैल्यू नहीं, दिमाग में घुसाओ इसको, समझ गया ना? जैसे खुट्टा पे कैसे टांग देता है शर्ट को, लटके रहता है, दिमाग में इसको टांग इस बात को कि वो लटके रहे, दिमाग से भागे नहीं, जब तक कि आंधी तूफान नहीं आए। तो आंधी तूफान क्या करेगा? दिमाग का कुछ करेगा नहीं करेगा। तो a का जो वैल्यू है यहाँ पे 1 हो जाएगा, b का वैल्यू -6 हो जाएगा, x से मतलब नहीं है, और c का जो वैल्यू होगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना है द्विघात समीकरण है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना? इस तरह से तुमको प्रॉब्लम दे देगा, ठीक ना?
और कहेगा कि भाई पता लगाइए कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। क्लियर है? तो क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देख सकते हो यह एक्स क्यूब है माइनस 4x का स्क्वायर है माइनस एक्स प्लस 1 है। अब देखो a माइनस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला तो सब भूल गया। क्लास 9 में हमको लगता है कि बहुत सारा बच्चा को याद हुआ ही नहीं जिंदगी में। मुश्किल से 30% बच्चा एकदम ठीक तरह से याद किया। तो ये सब गलती मत करो, पढ़ना है तो दम लगा के पढ़ो, पूरा दम लगा दो। देखो a माइनस बी का होल क्यूब के लिए a क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो इसको हम लिखेंगे x का क्यूब माइनस a का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर, यही होता है। इसमें प्लस माइनस पहले से डाल दिए हम लोग। अब इसको देखो x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 8 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 6x का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बाबा 4 दिया 12 प्लस 12x हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये x क्यूब जो है प्लस में है, इधर भी x क्यूब प्लस में है, इस तरह से भी कटा दो, या नहीं तो x क्यूब को जब हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ x क्यूब पहले से क्या रहेगा, प्लस में बैठा हुआ रहेगा, और इधर से माइनस वाला x क्यूब आ जाएगा इस साइड, तो क्या होगा, लड़ाई हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को मार देगा, बर्बाद, खत्म, गायब। इसके बाद इसको जो है लेफ्ट साइड लाते हैं, क्योंकि दोनों एक तरह का नहीं है। माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस प्लस 8 हो जाएगा प्लस 6x का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 12x बराबर 0। अब सबको सेम वेरिएबल्स के पावर वाले को एक जगह मिला, यहाँ पर ये दोनों मिलके क्या देगा, 2x का स्क्वायर दे देगा। यहाँ देखो x है, यहाँ पर माइनस 12x है, यहाँ पर माइनस x है, तो माइनस 13x हो जाएगा। फिर 8 1 9 होता है, तो प्लस 9 बराबर 0। तो देखो ये द्विघात समीकरण का रूप में आ गया ना। तो क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण है, ठीक ना। और इसके लिए क्या करना है, ये जो 3 नंबर है, 3 नंबर में इसको यहां पे सॉल्व करते हैं, इस जगह पे है ना, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, x इंटू 1 तो प्लस x हो गया, फिर माइनस 2 इंटू एक्स तो माइनस 2x हो गया। देखो इस तरह का मल्टीप्लीकेशन तुम लोग ऑलरेडी किया हुआ है क्लास 9 में। अब हम जो कर रहे हैं ना, तो खाली उस पर ध्यान दो। फिर माइनस 2 इंटू 1 तो माइनस 2 बराबर x इंटू एक्स तो x का स्क्वायर, x इंटू 3 तो प्लस 3x, फिर माइनस 1 इंटू एक्स तो माइनस x, और फिर माइनस 1 इंटू 3 तो माइनस 3 हो गया। अब दोनों तरफ एक तरह का कौन कौन है, देखो एक्स स्क्वायर दोनों एक ही तरह का है, कटा दिए इसको। यहाँ पर देखो माइनस एक्स माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2x तो माइनस एक्स माइनस 2, ये दोनों मिलकर 2x प्लस 2x होता है, तो इधर आके 2x माइनस में हो जाएगा, अब प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये हो गया माइनस 3x, अब प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बताओ ये द्विघात समीकरण है, इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो गुणक है वो 0 है, तो इसीलिए क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर है? यस सर, है ना। बस दिस मच ऑफ द डे।